जय हिंद डॉक्टर्स। लास्ट क्लास में कहां तक करा दिया था? क्वेश्चन दिए थे मैंने। कौन सा क्वेश्चन दिया था? बस ये दिया था, और कुछ नहीं दिया था। हाँ, होमवर्क देना है। आपको क्या निकालना है? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस निकालना है। 8 ग्राम NaOH दे रखा है, 1000 ml वाटर है। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन आपको निकालना है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अपन NaOH का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं? NaOH का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम इन लीटर कितना दे रखा है? 1000 ml, मतलब 1 लीटर। तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन, और ये आ जाएगा 1/5, दैट इज 0.2। ठीक है। अच्छा, मुझे एक और चीज समझ में आती है। NaOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट? ये टूटेगा कैसे? Na प्लस प्लस OH माइनस, एक्वस एक्वस और एक्वस। अब टाइम टी इक्वल टू 0 पर ये कितना है? 0.2। ये 0, ये 0। टाइम टी इक्वल टू टी पर ये 0, ये 0.2, ये 0.2। क्या मुझे यहां से OH माइनस का कंसंट्रेशन पता चल गया? कितना है? ये 0.2 मोलर। और मुझे निकालना है H प्लस। कैसे निकालू? 25 डिग्री सेल्सियस पर। बहुत लंबा हो जाएगा वो। अगर आप पीओएच निकालोगे तो पीओएच से पीएच निकालोगे, फिर पीएच से H प्लस निकालोगे, बहुत लंबा हो जाएगा। याद करो, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -14। डायरेक्ट आएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -14। कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आपको पता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आ जाएगा। ये आ जाएगा 10 टू द पावर -14 डिवाइडेड बाय 0.2। इसको बोल सकता हूं 10/2। 10/2 कितना होता है? 5। 5 इंटू 10 टू द पावर -14 मोलर। ये आंसर है।
क्लास में कितने क्वेश्चन कराए थे? कितने कराए थे? 8 क्वेश्चंस करा दिए थे। एक बार दिखाना मेरे को। एक दो तीन, AB2 वाला भी करा दिया था। उसके बाद ये लेस देन वाला भी करा दिया था मैंने आपको। ये पूरा मेथड बताया था ना, माइनस कर कैसे करा और लॉग कैसे करा। ठीक है। PKW ये भी बता दिया था। ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन बताना, है ना, डायरेक्ट बताना, जवाब देना मेरे को। एट 80 डिग्री सेल्सियस, एट 80 डिग्री सेल्सियस pH of an aqueous solution is found to be 7। पूछ लिया था क्या ये? अच्छा ये पूछ लिया था। एक क्वेश्चन और करो। एट 90 डिग्री सेल्सियस, ये लिख लो। एट 90 डिग्री सेल्सियस if OH minus concentration is less than, if OH minus concentration is less than, if OH minus concentration is less than 10 to the power minus 4 normal, then the nature of solution is, then the nature of solution is, ऑप्शन है एसिडिक, सेकंड ऑप्शन बेसिक, थर्ड ऑप्शन न्यूट्रल, फोर्थ ऑप्शन एनी ऑफ द अबव। कुछ भी हो सकता है पक्का। 90 डिग्री सेल्सियस पर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस लेस देन, concentration of OH minus is less than 10 to the power minus 4 normal। यही दे रखा है ना? अच्छा अब इधर देखो, क्या आ रहा है आंसर? बेसिक आ रहा है ना? एनी ऑफ द अबव। अब इधर देखो, सुनना ध्यान से। 90 डिग्री सेल्सियस पे बात हो रही है। पहली बात, 90 डिग्री सेल्सियस पे न्यूट्रल पॉइंट कितना होता है? 6 होता है। अब मुझे ये पता करना है नेचर क्या है। ठीक है, डायरेक्ट पता करने की कोशिश करेंगे ना यहाँ से, तो हो सकता है थोड़ी बहुत गलती हो जाए। पर अगर स्टेप बाय स्टेप की बात करें तो मैंने क्या करा, दोनों तरफ लॉग ले लिया। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, लॉग 10 टू द पावर माइनस 4। अब दोनों तरफ माइनस लूंगा तो आपको पता है ये कैसा हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो ये तो क्या हो गया, POH ग्रेटर देन, ये क्या हो जाएगा 4। तो POH को क्या लिख सकता हूं मैं? 90 डिग्री सेल्सियस पे POH को क्या लिख सकता हूं? 12 माइनस PH लिख सकता हूं। ये हो जाएगा 12 माइनस PH ग्रेटर देन 4। तो ये आ जाएगा PH लेस देन 8। PH लेस देन 8 का मतलब है PH 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। PH अगर 7 हुआ तो बेसिक, PH अगर 6 हुआ तो न्यूट्रल, PH अगर 5 हुआ तो एसिडिक, एनी ऑफ द अबव। 90 डिग्री सेल्सियस पे बात चल रही है, तो न्यूट्रल पॉइंट कितने पे आता है? 6 पर। समझ में आ रहा है 10 टू द पावर माइनस 14 कैसे हुआ? लास्ट क्लास में बताया था। क्वेश्चन में अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं है, बाय डिफॉल्ट अपन 25 डिग्री सेल्सियस मान के चलेंगे पूरे चैप्टर में, है ना? अच्छा, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। नेचर ऑफ वाटर कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। क्या ऑलवेज न्यूट्रल रहेगा? क्या H प्लस OH माइनस हमेशा बराबर रहेगा? क्या PH POH हमेशा बराबर रहेगा? बिल्कुल रहेगा। अगर मैं 25 डिग्री सेल्सियस में बात करूं तो मुझे एक बात बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस किसके बराबर है? 10 टू द पावर। PH POH किसके बराबर है? किसकी बात चल रही है? प्योर वाटर की बात चल रही है। अच्छा KW,
10 टू द पावर माइनस 14 या 14, 10 टू द पावर माइनस 14, और पीकेडब्ल्यू कितना हो जाएगा 14। ये बात समझ में आती है? अच्छा, मैंने रिलेशन भी लिखवाए थे, तो मुझे एक बात बताओ, H प्लस OH माइनस और KW के बीच में रिलेशन क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल्स टू KW। अच्छा, पीएच पीओएच और पीकेडब्ल्यू के बीच में रिलेशन क्या होगा? पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू पीकेडब्ल्यू, और 25 डिग्री सेल्सियस पे पीकेडब्ल्यू की वैल्यू होती है 14। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं 90 डिग्री सेल्सियस पे, 90 डिग्री सेल्सियस पे केडब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है प्योर वाटर की? 10 टू द पावर माइनस 12, और पीकेडब्ल्यू की वैल्यू, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, 10 टू द पावर माइनस 6, और पीएच और पीओएच कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। न्यूट्रल पॉइंट मुझे फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करूंगा? पीएच इज इक्वल्स टू पीओएच इज इक्वल्स टू पीकेडब्ल्यू डिवाइडेड बाय 2। यही पढ़ा था अपन ने, है ना? हेडिंग लिखेंगे, हो गया। हाँ, हेडिंग लिखिए, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। देखो, अगर मैं यहां पर थोड़ा सा मैं आपको अपना जो पाथ अपन फॉलो करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम में, वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अपन ने पढ़ा लॉग, उसके बाद अपन ने पढ़ा पीएच, उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर, अब अपन आ गए हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स की। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं, तो ये जितनी भी चीजें अपन छोटी छोटी चीजें पढ़ रहे हैं अपन, ये सारी क्या है, प्री रिक्वेस्टेड नॉलेज अपने पास होनी चाहिए चैप्टर को शुरू करने से पहले। ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स आपको पता है कहां पर काम आएगा? जब अपन पढ़ेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, वहां पर ये काम आता है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग, मतलब जो मैं पाथ फॉलो करूंगा उसमें क्या है कि जब भी अपन कोई भी टॉपिक शुरू करेंगे ना, जैसे कि अगर अपन बात कर रहे हैं पीएच की, मुझे स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच निकालना है, वीक एसिड का पीएच निकालना है, स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच निकालना है, वीक बेस का पीएच निकालना है, या मैंने एसिड बेस को मिक्स कर दिया उसका पीएच निकालना है, तो जब भी अपन ऐसे टॉपिक शुरू करेंगे ना, तो डायरेक्टली शुरू करेंगे अपन। ऐसे नहीं कि उसको शुरू करने के लिए कुछ नॉलेज चाहिए होती है तो मैं वहां पर बता रहा हूँ वो नॉलेज नहीं, वो जो छोटी छोटी नॉलेज जो आपके पास होनी चाहिए, वो मैं पहले ही आपको पूरी कवर करा रहा हूँ। अब जिसकी मैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कराऊंगा, तो मैं अलग से ऑफ दी ट्रैक जाके इसको समझाने नहीं बैठूंगा आपको कि चलो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ते हैं। अच्छा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के लिए समझना पड़ेगा सबसे पहले, तो जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की जो पूरी फील है वो कहीं और ही घूम जाएगी। तो जब अपन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सिर्फ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पे ही ध्यान देंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स क्या होते हैं, इसको लिखना। conjugate acid base pair means, conjugate acid base pair means difference between two species, difference between two species of only one H plus ion, difference between two species of only one H plus ion, difference between two species of only one H plus ion. अच्छा, याद करो, आपके इनऑर्गेनिक शुरू हो चुकी है ना? तो अब इनऑर्गेनिक शुरू हो चुकी है, तो अब मैं इनऑर्गेनिक के नाम से आपसे बहुत कुछ करवा दूंगा। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बात कर रहा हूँ एसिड की, एसिड का मतलब क्या होता है? एसिड क्या करता है? H प्लस देता है या लेता है? H प्लस देता है, और OH माइनस
लेता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बेस की अगर मैं बात करूं तो बेस क्या करेगा, H प्लस लेगा या देगा, H प्लस लेगा, और OH माइनस, ये बात समझ में आती है। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कोई स्पीशीज है, कोई स्पीशीज है, इसने क्या कर दिया, H प्लस डोनेट कर दिया, इसने क्या करा, H प्लस डोनेट कर दिया, माइनस साइन का मतलब क्या है, H प्लस क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये स्पीशीज H प्लस डोनेट कर पा रही है, मतलब ये एसिड होगी या बेस होगी, ये एसिड होगी। ये बात समझ में आती है। अच्छा, तो इस स्पीशीज के पास H प्लस था, इसने H प्लस डोनेट कर दिया, तो जो रेजिडुअल पार्ट बचा, मतलब H प्लस डोनेट करने के बाद जो पार्ट बचा, वो मुझे बताओ किसकी तरह एक्ट करेगा, एसिड की तरह या बेस की तरह, बेस की तरह करेगा। क्यों बेस की तरह क्यों करेगा, क्योंकि ये H प्लस छोड़ चुका है, तो जो रेजिडुअल पार्ट बचा उसके पास टेंडेंसी होगी H प्लस लेने की, और जो H प्लस लेता है वो बेस होता है। ये बात समझ में आ रही है। मतलब मुझे क्या मिलेगा, बेस मिलेगा। अब जो बेस मिलेगा उसको मैं बोलूंगा कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का मतलब क्या होता है कि इन पेयर्स में जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ 1 H प्लस का होता है। तो अगर मैं किसी स्पीशीज से H प्लस हटा रहा हूं, मतलब वो क्या है, एसिड, और जो पार्ट बचा होगा वो किसकी तरह एक्ट करेगा, कॉन्जुगेट बेस की तरह एक्ट करेगा। ये बात समझ में आती है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोल दूं कोई स्पीशीज है, उसने H प्लस लिया, H प्लस गेन करा, H प्लस एक्सेप्ट करा, तो ये स्पीशीज कौन सी रही होगी, ये बेस रही होगी। अगर H प्लस किसी स्पीशीज ने ले लिया है, अगर किसी स्पीशीज ने H प्लस ले लिया है, तो क्या वो एसिड की तरह एक्ट करने लग जाएगी। क्यों, क्योंकि उसके पास अब टेंडेंसी होगी H प्लस डोनेट करने की। ये बात समझ में आ रही है। मतलब मैं कह सकता हूं, अगर ये बेस है, इसने H प्लस लिया, तो मुझे मिलेगा क्या, एसिड मिलेगा, पर एसिड कौन सा होगा, कॉन्जुगेट एसिड, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो एक H प्लस का है, कॉन्जुगेट एसिड। अब कुछ कुछ किताबों में या कहीं आपने ऐसा कुछ पढ़ भी रखा होगा कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स में या तो एक H प्लस का डिफरेंस होता है या एक OH माइनस का डिफरेंस होता है। ये बेसिक डेफिनेशन नहीं होती है। बेसिक डेफिनेशन यही होती है कि एक H प्लस का डिफरेंस होता है। वो तरीके अडॉप्ट कर दिए गए हैं ताकि अपन आंसर निकाल सके। और जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या होती है कि इन पेयर्स में जो डिफरेंस होता है वो एक H प्लस का होता है। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको एग्जाम्पल से थोड़ा सा और समझते हैं, और मैं यहाँ पर एग्जाम्पल की मदद से दो कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं एसिटिक एसिड का। अगर एसिटिक एसिड की बात करूं, तो अपन हमेशा जब भी किसी भी सॉल्यूट की बात करेंगे उसको कहां पर फेंकेंगे, पानी में फेंकेंगे, मतलब एक्वस सोल्यूशन है। ठीक है, तो अपन को क्या मिलेंगे, एसिटेट आयन प्लस H प्लस। ये कहां पर होगा, एक्वस में, ये भी कहां होगा, एक्वस में। मुझे एक बात बताओ, ये वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक एसिड, ये WA लिख रहा हूं, वीक एसिड। समझ जाओगे ना ये। अब बार बार फैला फैला के नहीं लिखूंगा। अगर ये वीक है तो मुझे पता है इक्विलिब्रियम आएगा, क्योंकि जो रिएक्शन होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगी, और एक ऐसा टाइम आएगा जब इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक है, अगर ये एसिड है तो ये H प्लस देगा, अगर ये H प्लस देगा तो यहां पर जो बनेगा वो कौन कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। अब मुझे बस ये पता करना है कि ये जो बेस बना है ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है या वीक कॉन्जुगेट बेस है। क्या होगा, कॉन्जुगेट, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग, वीक का स्ट्रॉन्ग होगा, क्यों, तो फिर रटे रखो यार, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। कॉन्जुगेट, ऐसे में क्या कर रहे हो, कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस, अगर ये याद है तो बहुत अच्छी बात है। सुनना ध्यान से, सिर्फ एक ही एग्जांपल समझाऊंगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। वीक का कॉन्जुगेट हमेशा स्ट्रांग होता है ना, और स्ट्रांग का कॉन्जुगेट हमेशा वीक होता है। अब मुझे एक बात बताओ, ये स्ट्रांग बेस है ना, ये स्ट्रांग बेस है, इसका मतलब ये है कि ये H प्लस को आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा। भाई स्ट्रांग का मतलब ही क्या होता है, ये H प्लस को क्या कर लेगा, आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों भाई, हाँ
50% सही बोला उन्होंने, सुनना ध्यान से। ये रिएक्शन जो है ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। मुझे एक बात बताओ, यहां पर जो अल्फा होगा वो क्या 1 के बराबर होगा? नहीं, वेरी 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 लेस देन 1 होगा। मतलब मैं कह सकता हूं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ज्यादा या कम? अगर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कम, मतलब मैं कह सकता हूं रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई होगी, कम। अरे कम गई है ना। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम गई है मतलब रिएक्शन का जो मैक्सिमम प्रोपोर्शन है वो अभी भी रिएक्टेंट साइड में है। मतलब यहां पर जो प्रोडक्ट में प्रोपोर्शन बना होगा वो बहुत ज्यादा होगा या बहुत बहुत कम होगा? मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो बहुत ज्यादा आएगा या बहुत कम आएगा? बहुत कम आएगा। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये कम है, ये बहुत ज्यादा है, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो बहुत कम आएगी। और याद करो केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने आपको बताया था 3 वैल्यूज, एक तो 10⁻³ से कम, एक 10⁻³ से 10⁻+3 तक, और एक 10⁻+3 से ज्यादा। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 10⁻³ से बहुत कम होगी। मैंने मान लिया 10⁻⁵ है फॉर एग्जाम्पल, मैंने मान लिया। ठीक है, मतलब मैं कह सकता हूं रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम गई होगी तभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम आएगा। तो एक बात मुझे बताओ, अगर मैं रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालूं k डैश, ये 10⁵ हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जो गई है वो बहुत ज्यादा गई है। बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा। अगर बैकवर्ड रिएक्शन की बात करूं तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट हो जाएंगे, ये प्रोडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे तो यही तो आएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो मैं कह सकता हूं रिएक्शन जो गई है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा गई है। मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने की जो टेंडेंसी है रिएक्शन की वो ज्यादा है, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की जो टेंडेंसी है वो क्या है? कम है। ये बात समझ में आ रही है? और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी ज्यादा है मतलब ये जो एसिटेट आयन है ये H+ को धमाधम एक्सेप्ट कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है? तो आप मुझे बताओ ये किसकी तरह एक्ट करेगा? स्पेक्टेटर की तरह एक्ट करेगा या एक्सेप्टर की तरह एक्ट करेगा? पहले तो ये समझ लो इसको प्रोनाउंस कैसे करना है ना? स्पेक्टेटर या एक्सेप्टर? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आधा किसी का बोल रहे हो आधा किसी और का बोल रहे हो? ये एक्ट करेगा एक्सेप्टर की तरह। ये बात समझ में आ रही है? एक्सेप्टर क्यों बोला? क्योंकि H+ कह रहा है मेरे को ले सकते हो तो ले लो। अगर तुमने इतनी अगर तुम में इतनी हिम्मत है लेने की तो ले लो। ये ले भी लेता है। दो कॉन्सेप्ट समझ में आए, सुनना ध्यान से। पहला, वीक का कॉन्जुगेट स्ट्रांग होता है। वीक का कॉन्जुगेट क्या होता है? स्ट्रांग होता है। और अगर स्ट्रांग है तो एक्सेप्टर की तरह एक्ट करेगा, स्पेक्टेटर की तरह नहीं। स्पेक्टेटर कौन होते हैं? जो सिर्फ तालियां बजाने का काम करते हैं और कुछ नहीं करते। एक और एग्जांपल लेते हैं, HCl एक्वस, H+ प्लस Cl- एक्वस। अब मुझे बताओ HCl, थोड़ी देर के लिए मान लो, इधर देखो एक बार, थोड़ी देर के लिए मान लो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं, है ना? अच्छा मुझे बताओ HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, और मुझे पता है एसिड क्या करेगा? H+ देगा। H+ देगा तो अपन को क्या मिलेगा? कॉन्जुगेट बेस मिलेगा, है ना? कॉन्जुगेट बेस कौन होगा? ये वो या वो होगा। मतलब मैं कह सकता हूं ये क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस होगा, क्योंकि इन दोनों में आप देखो एक H+ का डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की बात करूं या सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करूं, इक्विलिब्रियम मान रखा है मैंने, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अगर मैं बात करूं ये बहुत बहुत ज्यादा या बहुत बहुत कम, बहुत बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होगा। 10⁻+10 मान लेते हैं, बहुत बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत ज्यादा होगा और ये बिल्कुल खत्म हो चुका होगा, है ना? तो दिस डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। तो आप मुझे बताओ अगर मैं रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालूं तो 10⁻⁻10 हो जाएगा। सर ये आप कैसे रट कर आते हो कहीं की? अरे रटने की बात नहीं है। रिवर्स रिएक्शन का अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो रेसिप्रोकल कर दो, R से R मिलाने को बोला था। रिवर्स रिएक्शन का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ अगर बैकवर्ड रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें, बहुत कम हो गया। अब अगर ये बहुत कम हो गया मतलब रिएक्शन पीछे बहुत बहुत कम जाएगी, ये मैं कह दूं ना के बराबर जाएगी। मतलब जो फॉरवर्ड फोर्स है बहुत ज्यादा है और बैकवर्ड फोर्स उसके सामने कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ रही है?
ठीक है, मतलब मैं कहूंगा ये रिएक्शन सिर्फ यूनिडायरेक्शनल है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। क्लियर है बात सभी को? इसका मतलब ये है कि ये H प्लस अभी भी बोल रहा है जैसे यहां पर बोल रहा था कि अगर मुझे ले सकते हो तो ले लो, पर क्या ये ले पाएगा? नहीं। इसने कहा मैं बहुत कमजोर हूं, मैं सिर्फ तुम्हें देख सकता हूं और कुछ नहीं कर सकता हूं। वीक एसिड। ये बात समझ में आ रही है? अब आप मुझे बताइए किसकी तरह एक्ट करेगा, एक्सेप्टर की तरह, स्पेक्टेटर की तरह? स्पेक्टेटर की तरह एक्ट करेगा, सिर्फ देखेगा और कुछ नहीं कर पाएगा। दो कॉन्सेप्ट देख लिए, स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट वीक, वीक का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो एक्सेप्टर की तरह एक्ट करते हैं और जो वीक होते हैं वो सिर्फ स्पेक्टेटर की तरह एक्ट करते हैं। और ये तो बहुत लॉजिकली समझ भी जाओगे आप। स्ट्रॉन्ग हो तभी तो ले पाओगे। H प्लस आयन। और वीक तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, वो तो देखेगा बस। उसको देखने में मजा आ रहा है। NH4OH, aqueous। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सुनना इधर ध्यान से। हाँ, क्या? अच्छा मैंने वीक एसिड लिख दिया क्या? ये वीक बेस है ना, ये वीक बेस बनेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये NH4OH है, ये वीक बेस या स्ट्रॉन्ग बेस? ये वीक बेस होगा। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हो डायरेक्टली कि इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो स्ट्रॉन्ग या वीक, और जो बनेगा वो एसिड होगा या बेस होगा? मतलब कह सकता हूं जो बनेगा वो होगा कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जो बेस है ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा या डोनेट करेगा? एक्सेप्ट करेगा। मगर मतलब मैं कह सकता हूं ये क्या करेगा, H प्लस एक्सेप्ट करेगा और किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, NH4OH2 प्लस में। अरे यही तो होगा भाई, H प्लस एक्सेप्ट करा तो ये बना। अच्छा अब ये क्या है, हाईली अनस्टेबल है, तो ये क्या करेगा, वाटर को हटा देगा, तो ये क्या बन जाएगा, NH4 प्लस प्लस वाटर। ये बात समझ में आ रही है? ध्यान से देख लेना, बेस की जब भी अपन बात करेंगे और H प्लस एक्सेप्ट कराएंगे तो यहां से हमेशा वाटर के निकलने की टेंडेंसी होगी। ठीक है, ये अनस्टेबल रहेगा तो ये वाटर निकाल देगा और क्या बन जाएगा, NH4 प्लस। बहुत बार ऐसा भी बोल दिया जाता है कि एसिड बेस पेयर्स में एक OH माइनस का डिफरेंस होता है, तो देखो दिखाई भी दे रहा होगा, पर ये एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है, एक्चुअल डेफिनेशन यही रहती है। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अच्छा एक और चीज ध्यान रखना यहां पर, आपके आगे काम आएगी। NH4OH की बात कर रहा हूं मैं, तो NH4OH का मतलब होता है NH3 प्लस वाटर। जब भी आपको NH3 दिखाई दे जाए एक्वस में, NH3 एक्वस में नजर आ जाए, या NH3 के साथ वाटर लिखाई में आ जाए, तो ये NH4OH ही होता है। ये भी ध्यान रखना, ये वन एंड दी सेम थिंग है ना? तो ये हो गया वीक बेस, तो मैं कह सकता हूं ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग। तो आप मुझे बताओ ये एक्सेप्टर या स्पेक्टेटर? एक्सेप्टर होगा। अच्छा जब इतना ही समझ में आ रहा है तो मुझे एक बात बताओ, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, इसका फटाफट मुझे कॉन्जुगेट एसिड बताओ, और एसिड जो होगा वो वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा वो बताओ, और स्पेक्टेटर होगा या एक्सेप्टर होगा वो भी बताओ। H प्लस लूंगा, क्या मिलेगा, NaOH2 प्लस, ये वाटर निकालेगा तो मिलेगा Na प्लस प्लस H2O। तो ये जो Na प्लस है ये क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट। स्ट्रॉन्ग या वीक, एसिड या बेस, स्पेक्टेटर या एक्सेप्टर? स्पेक्टेटर। बहुत कमजोर है ये, हाथ पैर हिल रहे हैं इसके। एक लाइन लिखेंगे यहां पर,
एक लाइन लिखेंगे यहां पर, इसको मिटा दूं, इसको तो मिटा सकता हूं मैं। इसमें एक लाइन लिखना, यहां पर एक लाइन लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड हैव वीक कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड हैव कॉन्जुगेट वीक बेस, while while weak acid while weak acid have conjugate while weak acid have conjugate strong base। क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखना, write conjugate acid and base, write conjugate acid and base of each of the following species, of each of the following species। स्पीशीज आपको बोर्ड पर गिवन है। बताइए आपको इन स्पीशीज का क्या क्या लिखना है, कॉन्जुगेट एसिड भी लिखना है और कॉन्जुगेट बेस भी लिखना है। लिख लोगे, लिखो फटाफट। हिंट दूं क्या थोड़ा सा? तो फिर आप ही बताओ मुझे, एक बात बता दो बस, ये स्पीशीज है, मुझे इन स्पीशीज के कॉन्जुगेट एसिड भी लिखने हैं, कॉन्जुगेट बेस भी लिखना है। सबसे पहले अगर मैं, देख लो एक बार सुन लो, सबसे पहले अगर मैं इन स्पीशीज का कॉन्जुगेट एसिड लिखूं, सबसे पहले अगर मैं इनका कॉन्जुगेट एसिड लिखूं, मतलब मुझे अगर एसिड लिखना है तो ये कौन होंगे, और अगर ये बेस है तो बेस क्या करता है, H+ एक्सेप्ट करता है, तो H+ एक्सेप्ट करा के सारे एसिड लिख दो, और H+ डोनेट करा के बेस लिख दो फटाफट। हो जाएगा। लिख लिया? हाँ, इन स्पीशीज का मुझे सबसे पहले क्या लिखना है, कॉन्जुगेट एसिड लिखना है। अगर एसिड लिखना है मतलब ये क्या होंगे, बेस, और बेस क्या करते हैं, H+ एक्सेप्ट करते हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा, H3O+। अरे यही होगा, ये नहीं होगा क्या, यही होगा। तो आप मुझे बताओ ना, NH3 का क्या होगा, NH4+, इसका क्या होगा, -+, दोनों लगाऊं? सर देखो ना, H+ से प्लस आया है और पहले से यहाँ पर माइनस था, तो मैं तो माइनस भी लगाऊंगा, दोनों लगाऊंगा, ऐसा होगा क्या?
माइनस प्लस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हाँ जल्दी बताओ आंसर, अब आंसर बताओ फटाफट यार। H3PO4, हाँ इसका H2PO4 माइनस H2PO3 माइनस H3PO2। बात समझ में आ रही है? अच्छा कॉन्जुगेट बेस लिखना है, मतलब मुझे बेस लिखना है, मतलब ये क्या होंगे एसिड, और एसिड क्या करता है H प्लस डोनेट करता है, तो क्या मुझे बता सकते हो क्या होंगे आंसर? डायरेक्ट आंसर बताओ। OH माइनस NH2 माइनस CO3 माइनस 2 S माइनस 2 HPO4 माइनस 2, हाँ PO4 माइनस PO3 माइनस 3 HPO बोलो ना 2 माइनस 2। क्यों? सुनना ध्यान से, इन दोनों के एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, डू नॉट एग्जिस्ट। क्यों? अब सुनना ध्यान से, अगर मैं इसके मॉलिक्यूल की बात करूं, इसका न्यूट्रल मॉलिक्यूल यहां पर दिखाई दे रहा है -2 है, मतलब 2 H प्लस दे चुका है पहले से, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या रहा होगा H3PO3, और इसका मॉलिक्यूल क्या रहा होगा H3PO2। क्या आप मुझे बता सकते हो H3PO3 में कितने रिप्लेसेबल H प्लस आयंस होंगे? याद करो, कहीं आपको बताया गया होगा कि H3PO4 ऑक्सीजन कितने 4, तो एक कम कर दो उतने वैलेंसी फैक्टर, ऐसा कुछ बताया गया होगा आपको। और सोल्यूशन चैप्टर में भी मैंने इस चीज का जिक्र करा था। तो अगर मैं यहां पर इसके वैलेंसी फैक्टर की बात करूं, तो इसके वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन 3 नजर आ रहा है, मतलब 2, मतलब 2 H प्लस रिप्लेसेबल वाले हैं, पहले से ही 2 जा चुके हैं, तो ये तो नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका H प्लस अगर मैं लॉस कराने की कोशिश करूंगा वो नहीं होगा, तो इसका कॉन्जुगेट बेस पॉसिबल नहीं है। अगर मैं यहां पर बात करूं, मॉलिक्यूल क्या है H3PO2, इसका रिप्लेसेबल H प्लस कितना है? सिर्फ एक ही है, और एक पहले से ही वो दे चुका है और नहीं देगा। ये बात समझ में आ रही है? इसका कॉन्जुगेट बेस पॉसिबल नहीं है। क्लियर है बात सभी को? हेडिंग लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन conjugate acid base pairs। relation between conjugate acid base pairs। इसका मैं ना आपको एक बार एक्सप्रेशन का डेरिवेशन बता रहा हूं, उस डेरिवेशन में कुछ कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी, वो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, है ना? एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का CH3COOH gives CH3COO minus aqueous plus H plus aqueous। मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? वीक एसिड, तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस। ये बात समझ में आती है? अच्छा, यहां पर तो आप देखिए मैंने सब जगह क्या लिख रखा है? एक्वस लिख रखा है ना? मतलब मैं कह सकता हूं ये एसिड पानी में होगा, ये बेस पानी में होगा। अगर मैं इसकी रिएक्शन सेपरेटली लिखूं, ध्यान से देखना, अगर मैं एसिटिक एसिड को सेपरेटली रिएक्शन में दिखाऊं आपको, तो मुझे पता है ये तो वीक ही है। अब वीक है मतलब इक्विलिब्रियम आएगा। अब आप मुझे बताओ एसिटिक एसिड जब वाटर में जाएगा तो क्या देगा? एसिटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन। ये बात समझ में आती है? क्लियर है सभी को? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यहां पर मुझे इक्विलिब्रियम नजर आ रहा है। अगर इक्विलिब्रियम नजर आ रहा है, क्या मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकता हूं? अच्छा, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूंगा, ये किसका लिखूंगा? वाटर का लिखूंगा, एसिटेट आयन का लिखूंगा, हाइड्रोनियम आयन का लिखूंगा? मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूंगा वीक एसिड का। और वीक एसिड कौन है? एसिटिक एसिड। तो यहां पर अगर अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें, तो याद करो मैंने आपको बताया था, यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस चैप्टर में अपन बोलेंगे आयनाइजेशन कांस्टेंट। और अब अपन आयनाइजेशन कांस्टेंट किसका लिख रहे हैं? वीक एसिड का लिख रहे हैं, तो इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज के।
ये जो ए है ये क्या बताता है, एसिड के बारे में बताता है। और याद रखना हमेशा जब भी आप Ka डिफाइन करोगे किसी भी एसिड के लिए वो वीक ही होगा। ये बात समझ में आती है। स्ट्रॉन्ग का भी होता है पर ऑपोजिट वैल्यूज होती है, तो स्ट्रॉन्ग का कभी दिया नहीं जाता। और स्ट्रॉन्ग के केस में रिवर्सिबल रिएक्शन तो मिलेगी ही नहीं, इरिवर्सिबल रिएक्शन मिलेगी। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बात करूं, ये के समझ में आ गया आपको, के कौन है? ए का मतलब क्या होता है, एसिड। और इस पूरे के ए के एक्सप्रेशन की मैं बात करूं तो ये के क्या होता है, आयनाइजेशन कांस्टेंट, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, के का एक्सप्रेशन बता सकते हो? अरे बोलो ना जल्दी। CH3COO माइनस इंटू H3O प्लस डिवाइडेड बाय CH3COOH इंटू, क्यों वन क्यों होगा? सर एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर में तो 55.55 लिया था, अब वन के ले रहे हो क्योंकि यहां पर वाटर है, सॉल्वेंट है। ये बात समझ में आ रही है? ये समझ में आ रहा है यहां पर वन क्यों लिया था और वहां पर 55.55 क्यों लिया था? ठीक है, तो ये के का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अभी मैंने जब यहां पर कॉन्जुगेट एसिड बेस लिखे थे तो मैंने एक सब्सटेंस को पानी में डाला। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये बेस पानी में नहीं होगा? ये बेस भी तो पानी में होगा, तो इसकी भी एक बार सेपरेट रिएक्शन लिखकर देखते हैं ये कर क्या रहा है पानी में। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन लिखूं तो मैं कह सकता हूं एसिटेट आयन कहां पर मौजूद है, पानी में। अब आप मुझे बताओ पानी में रहकर ये क्या कर लेगा? स्ट्रॉन्ग या वीक? स्ट्रॉन्ग है, H प्लस लेगा, एक्सेप्टर की तरह एक्ट करेगा, क्या ये CH3COOH बना देगा और क्या मिलेगा, OH माइनस। ये बात समझ में आ रही है? तो आप मुझे बताओ क्या यहाँ पर इक्विलिब्रियम आएगा? सर अभी आपने बोला स्ट्रॉन्ग बेस है, कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? हाँ बोलो ना। ये कमजोरों में ताकतवर है। बात समझ में आ रही है? यहां पर मैं स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बोल रहा हूं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि ये NaOH को पीछे छोड़ देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये NaOH को पीछे छोड़ देगा। इसका मतलब ये है कि जितने भी कमजोर हैं उसमें ये सबसे ज्यादा ताकतवर है। इसकी श्रेणी बदलेगी नहीं, ये स्ट्रॉन्ग में नहीं आएगा, ये रहेगा वीक में ही। मतलब वीक में भी ये क्या है, सबसे ज्यादा ताकतवर है, पर रहेगा तो वीक ही। ये बात समझ में आ रही है? तो इसलिए मैंने यहाँ पर इक्विलिब्रियम लगा रखा है। तो अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर आयनाइजेशन कांस्टेंट अगर मैं लिखूंगा तो क्या बोलूं, के ए या के बी? क्या बोलूं? के बी बोलूं? अच्छा ये के बी किसके लिए बोला है मैंने, एसिटिक एसिड के लिए, OH माइनस के लिए, H2O के लिए, एसिटेट आयन के लिए। ये के बी जो है ये एसिटेट आयन का है क्योंकि ये खुद एक वीक बेस है। ये बात समझ में आ रही है ना? अच्छा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, CH3COOH OH माइनस डिवाइडेड बाय CH3COO माइनस, CH3COO माइनस। कुछ और लिखूं क्या? ये वाटर लिखूं क्या? ये तो वन होगा, प्योर है, सॉल्वेंट है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं Ka मल्टीप्लाइड बाय Kb कर दूं, सर ये Ka Kb कहां से आया? अरे इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1, दोनों को मल्टीप्लाई करो। सर मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, डिवाइड क्यों नहीं कर रहे? अरे मल्टीप्लाई करके देखो तो सही, कुछ नई चीज आ रही है, मजेदार चीज आ रही है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, एसिटिक एसिड, अच्छा एसिटेट आयन है, एसिटेट आयन, एसिटेट आयन, अरे नीचे वो ऊपर, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, रह कौन जाएगा? आरएचएस में, आरएचएस में कौन रह जाएगा? एक तो हाइड्रोनियम आयन, और हाइड्रोनियम आयन को क्या मैं H+ लिख सकता हूं, और कौन रह जाएगा? OH माइनस। ये बात समझ में आ रही है? सर ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। ये किसके बराबर होगा? KW के बराबर होगा। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, सुनना ध्यान से, KW से मैं क्या फाइंड कर सकता हूं? PKW फाइंड कर सकता हूं। तो आप मुझे बताओ K से मैं क्या फाइंड कर सकता हूं? PK। और KB से मैं क्या फाइंड कर सकता हूं? PKB। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? तो मतलब मैं कह सकता हूं मुझे क्या बनाना है, पीके इसको बनाना है, PKB इसको बनाना है, PKW तो करूं क्या, माइनस लॉग से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ,
क्या डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख दूं? तो क्या आप मुझे बता सकते हो डायरेक्ट एक्सप्रेशन क्या होगा? पी के प्लस पी के वी इज इक्वल्स टू पी के डब्ल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट? बहुत इंपॉर्टेंट। तो एक बात मुझे बताओ, एट 25 डिग्री सेल्सियस मैं क्या लिखूंगा इसको? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ के इंटू के बी इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -14? तो एट 25 डिग्री सेल्सियस पर इसको मैं क्या लिखूंगा? पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल्स टू 14। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। क्या हो गया? नहीं लिखा? गुस्से से क्यों देख रहे हो? यार फिर कब लिखोगे यार? एक तो बोर्ड बहुत छोटा है, मैं सिर्फ 2 ही पार्ट कर पाता हूँ इसके। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना वो, बहुत ज्यादा। अगर मैं इसको भी याद कराने लग गया। प्रिंटिंग मिस्टेक थी है। ये मिटा दूं? मुझे कोई बता सकता है? देखो इधर, सबसे पहले इधर देखो, के इंटू के बी ये किसके बराबर होगा? 10 टू द पावर -14 एट 14। फटाफट, किसके बराबर होगा ये? 10 टू द पावर -14 के बराबर होगा? नहीं होगा। ये जो रिलेशन है, ये सिर्फ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स के लिए एप्लीकेबल है। और अब आप मुझे बताओ, क्या कहीं से भी उठा के मैं एसिड ले आऊं और कहीं से भी उठा के मैं बेस ले आऊं और इनको मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या 10 टू द पावर -14 के बराबर होगा? नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो एक बात मुझे बताओ, अभी मत लिखो, ये इंपॉर्टेंट है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं के लिखता हूं एसिटिक एसिड का, तो आप मुझे बताओ मुझे के भी किसका लिखना पड़ेगा? एसिटेट आयन का लिखना पड़ेगा, CH3COO-। ये किसके बराबर होगा? 10 टू द पावर -14। ये बिल्कुल सही है। अगर मैं के लिख रहा हूं NH4OH का, तो के भी मुझे किसका लिखना पड़ेगा? NH4+ का। बोलो। गलत। एसिड की जगह मैंने बेस लिख रखा है। 4 ऑप्शन ऐसे ही मिलेंगे। आई बात समझ में? 4 ऑप्शन ऐसे ही मिलेंगे आपको। ध्यान से देख देख के बोलो। तो इसको भी मैं 10 टू द पावर -14 नहीं बोलूंगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, के ए मैंने बोला है और के बी मैंने बोला है और के बी को मैंने बोला है NH4OH। तो आप मुझे बताओ यहां पर क्या लिखूं? क्या लिखूं यहां पर? हम्म? क्या लिखूंगा? NH4+ लिखूंगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा? 10 टू द पावर -14 के बराबर। एक बात मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पर H3O+ लिख रहा हूँ, तो केबी की जगह क्या लिखूंगा ताकि ये 10 टू द पावर -14 के बराबर हो जाए इनका प्रोडक्ट? क्या लिखूं यहाँ पर? ये क्या है? एसिड, एसिड क्या निकालेगा? H+, H+ निकालेगा, कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, मतलब ये हो गया H2O। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पर OH- लिख रहा हूँ और इन दोनों के प्रोडक्ट को 10 टू द पावर -14 बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या लिखूं? ये क्या है? बेस की जगह लिखा हुआ है ना, ये बेस की जगह। और बेस क्या करता है? देखो कैसे पहचान रहे हैं, ये बी से पहचान रहे हैं, पर ये बेस है। ठीक है। अब अगर ये बेस है, मतलब बेस क्या करेगा? H+ एक्सेप्ट करेगा, और अगर H+ एक्सेप्ट करेगा तो ये हो गया वाटर। ये बात समझ में आ रही है? कॉपी करो इसको फटाफट। और यहां पर एक लाइन लिखेंगे, दिस रिलेशन इज वैलिड ओनली फॉर, यहां पर। और फिर ये एग्जाम्पल कॉपी करो सारे।
इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। संडे को आपका पेपर है, सैटरडे को आपकी छुट्टी है ना? संडे को पेपर कितने बजे है? 2 बजे से 5 बजे तक खत्म। 5:20 पे खत्म। 8 बजे तक मस्ती। क्या करते हो घर पे जाके फिर? पेपर का एनालिसिस करना, थोड़ी देर रेस्ट करना मस्त, खाना खाने के बाद ये रिवाइज करके आना मंडे को, जितना भी पढ़ाया है। क्योंकि आज भी मैं आयनिक इक्विलिब्रियम अभी तक ढंग से मैंने शुरू ही नहीं करा है। ये सिर्फ प्री रिक्वेस्ट नॉलेज जो आपको चाहिए वही बता रहा हूँ अभी तक। और अगर ये एक बार सही हो गई, आपकी अच्छी खासी हो गई, तो अपन आयनिक बिल्कुल स्मूथली चलेगा, बिल्कुल कहीं कोई अपन है ना डाइवर्जन ही नहीं क्रिएट करेंगे। वरना सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो ये पढ़ना पड़ रहा है। ऐसे बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, वो सारे हर्डल्स अपन अभी देख रहे हैं सारे। यहां पर क्या लाइन लिखेंगे? दिस रिलेशन इज वैलिड। यहां पर लाइन लिखना है एक, दिस रिलेशन इज वैलिड ओनली फॉर conjugate acid base pairs. This relation is valid only for conjugate acid base pairs. लिख लिया? क्वेश्चन लिखेंगे। आपको बताना है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन होगा, फटाफट। CN माइनस होगा। एक बार चेक कर लेते हैं। मुझे यहां पर सेलेक्ट करना है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन है। मतलब ये सारे क्या है? बेस। तो इनके कॉन्जुगेट कौन होंगे? एसिड होंगे। इनके कॉन्जुगेट कौन होंगे? एसिड होंगे। मतलब ये बेस है, मुझे एसिड बनाना है, तो H+E क्या करेंगे? एक्सेप्ट। तो मैं यहां पर इनके एसिड लिख सकता हूं। अगर मैं इनके एसिड लिखूं तो एसिड क्या हो जाएगा? HCl, HCl, HBr, HNO3। यही होगा। अब एक बात मुझे बताओ, ये तो सारे क्या हो गए? स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये क्या हो गया? वीक एसिड। और अपन जानते हैं वीक का कॉन्जुगेट कौन होता है? स्ट्रॉन्ग। इनको देखकर तो अपन नहीं बता सकते, पर क्या उनको देखकर बता सकते हैं? तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है, ये तीनों तो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। मतलब ये तीनों क्या होंगे? वीक कॉन्जुगेट्स होंगे। ये तीनों क्या है? वीक। अब अगर वीक है तो स्पेक्टेटर या एक्सेप्टर? स्पेक्टेटर। और अगर ये वीक है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग बेस। और ये एक्ट करेगा एक्सेप्टर की तरह। क्लियर है यहां तक? मुझे एक और बात बताओ। सपोज करो आपको के ऑफ एसिटिक एसिड दे दिया जाता है, के ऑफ एसिटिक एसिड दे दिया जाता है, और के बी ऑफ एसिटेट आयन पूछ लिया जाता है, तो क्या निकाल लोगे? क्या इस पर क्वेश्चन दूं? नहीं दूं ना? यहां तक बात क्लियर है सभी को? बैठा दूं ये सारा?
मोलैरिटी नॉर्मेलिटी के बारे में बताऊं क्या? पता है ना? एक बार रिकॉल कर लेते हैं सिर्फ ओरली, क्योंकि मैंने आपको सोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा रखा है। ठीक है, अब इधर देखो, कंसंट्रेशन टर्म दो होती है, एक तो होती है मोलैरिटी और दूसरी होती है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के बारे में अपन सोल्यूशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं, मोलैरिटी के बारे में पढ़ चुके हैं, मोलैरिटी के बारे में पढ़ चुके हैं, फॉर्मेलिटी के बारे में पढ़ चुके हैं, ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं। फॉर्मेलिटी पढ़ाई थी क्या मैंने? पढ़ाई थी ना? वैसे तो ठीक है, नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं मिला होगा आपको, पर बिल्कुल अच्छे से पढ़ा दिया था, सब कुछ पढ़ा दिया था जो सिलेबस में था। इसके क्वेश्चन भी अपन ने वहीं पे कर लिए थे, है ना? बस एक बार रिकॉल करा रहा हूं। जब, हाँ, अभी अभी बात करूंगा उसके बारे में भी। मोलैरिटी में अपन टर्म सुनते हैं मोल के बारे में। ठीक है, मोलैरिटी में अपन टर्म सुनते हैं मोल। ठीक है, नॉर्मेलिटी में अपन टर्म सुनते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, या अपन कहते हैं इक्विवेलेंट्स। बहुत बार पता है अपन को ना इन टर्म से डर लगता है, पता नहीं क्यों, दिमाग में थोड़ा सा ऐसा मिथ रहता है, और अपन बहुत कंफर्टेबल इन टर्म्स के साथ रहते हैं। मोल हो गया, मोलर मास हो गया, मोलैरिटी हो गया, इसमें कंफर्टेबल रहते हैं। थोड़ा सा वहां पर डर सा रहता है यार, कुछ गलत फलत ना हो जाए। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो मोलैरिटी है, ये अपन मॉलिक्यूलर स्पीशीज के लिए यूज करते हैं और आयनिक स्पीशीज के लिए भी यूज करते हैं। पर नॉर्मेलिटी अगर मैं बात करूं एक्चुअल टर्म्स में, आयनिक स्पीशीज के लिए यूज होती है, आयनिक स्पीशीज के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए यूज होती है एक्चुअल टर्म्स में। तो बेस्ट जो टर्म होती है जो आप इलेक्ट्रोलाइट्स में यूज कर सके, वो होती है नॉर्मेलिटी। ये भी कर सकते हो, मना नहीं कर रहा हूं, इससे भी आंसर आएंगे, पर कंफर्टेबल आप उसमें रहेंगे। ठीक है, तो अगर मैं मोल की बात कर रहा हूं, तो मोल वर्ड मोलैरिटी में यूज करता हूं। नॉर्मेलिटी में ये मोल वर्ड जो है ना, नॉर्मेलिटी में ये जो मोल वर्ड है, इसको अपन रिप्लेस कर देते हैं ग्राम इक्विवेलेंट से, मोलैरिटी को रिप्लेस कर देते हैं नॉर्मेलिटी से। अब यहां पर एक और वर्ड सुनते हो आप, मोलर मास। ठीक है, अब मोलर मास नॉर्मेलिटी में क्या कहलाता है? इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, मतलब सेम ही है। मोलर मास का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या होता है? एक मोल का मास। तो यहां पर इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है एक मोल की जगह अपन क्या यूज करेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट। एक ग्राम इक्विवेलेंट का मास, एक ग्राम इक्विवेलेंट का मास, एक मोल का मास। ये बात समझ में आ रही है? कंसंट्रेशन टर्म मोलैरिटी, कंसंट्रेशन टर्म नॉर्मेलिटी। अब इसका यूज कहां पर आएगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, क्या इनके बीच में रिलेशन पता है? तो बताओ ना, नानी इज इक्वल टू क्या होती है? मम्मी इंटू वैलेंसी फैक्टर। ये बात समझ में आती है? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ग्राम इक्विवेलेंस इज इक्वल टू मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर या डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर है मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी फैक्टर? डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। ये बात समझ में आ रही है? और अगर मैं वैलेंसी फैक्टर की बात करूं, तो वैलेंसी फैक्टर एसिड का अपन कैसे पता करते हैं? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस। ठीक है, और वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड ये क्या कहलाता है? बेसिसिटी ऑफ एसिड। ठीक है, बेसिसिटी ऑफ एसिड कहलाता है। अब अगर मैं बात करूं HCl की, तो HCl में कितने रिप्लेसेबल H प्लस आयंस? एक H2SO4 में, H2CO3 में, H2CO3 में कितने होंगे? दो होंगे। S3PO4 में, एस S3PO4 में कितने होंगे? तीन। S3PO3 में कितने होंगे? S3PO2 में कितने होंगे? ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं वैलेंसी फैक्टर बेस की बात करूं, वैलेंसी फैक्टर ऑफ बेस, यही क्या कहलाता है? एसिडिटी ऑफ बेस। ठीक है, कितने H प्लस आयंस को ये न्यूट्रलाइज कर सकता है, इसलिए बोलते हैं एसिडिटी। ठीक है, कितने H प्लस आयंस को ये बेस न्यूट्रलाइज कर सकता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? एसिडिटी ऑफ बेस। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे वैलेंसी फैक्टर देखना है बेस का, तो मैं क्या देखूंगा? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस, NaOH में, MgOH होल ट्वाइस में, CaOH होल ट्वाइस में, BaOH होल ट्वाइस में। ये बात समझ में आ रही है? अगर मुझे वैलेंसी फैक्टर पता करना है सॉल्ट का, तो सॉल्ट में मैं क्या देखता हूं? या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज। ये बात समझ में आ रही है? NaCl में, MgCl2 में, K2SO4 में, Al2SO4 होल थ्राइस में।
Al2SO4 होल थ्राइस में 3 या 6? Al कितने हैं? 2। एक पे कितना? तो 2 पे कितना? +6। टोटल पॉजिटिव चार्ज +6। Al2SO4 होल थ्राइस, SO4 पे -2 कितने हैं? 3। तो टोटल कितने हो गए? -6। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? ठीक है, अब क्या करना, जितनी नॉलेज अब अपन को चाहिए थी सब ले लिया अपन ने, बहुत हो गया। अब आयनिक पढ़ना अपन को। कॉपी, अगर इतना पेज आपका बचा है कुर्बान कर देना, इतना भी बचा है तब भी कुर्बान कर देना, सिर्फ यहां पर मैंने यूं एग्जाम्पल भी लिख दिया है तब भी कुर्बान कर देना। पूरा एक फ्रेश पेज लेंगे और अपन लैंडस्केप में बनाएंगे। लैंडस्केप मतलब ऐसे नहीं मैं बाहर जाके बिल्कुल बनाऊंगा चार्ट, नहीं, लैंडस्केप मतलब होता है ये, ऐसे बनेंगे। लैंडस्केप होता है, ये पोर्ट्रेट होता है ना, लैंडस्केप में पूरा चार्ट बनाएंगे अपन, है ना? ध्यान से बनाना, कुल मिलाकर 12 केस लिखने हैं अपन को। फटाफट बनाना है, फटाफट। केस 1 वीक एसिड वीक बेस। केस 2 strong acid strong base। केस 3 strong acid 1 plus strong acid, strong acid 1 plus strong acid 2। केस 4 strong base 1 plus strong base 2। केस 5 strong acid plus strong base। If N1V1 greater than N2V2, if N1V1 less than N2V2, केस 6 strong acid plus weak acid or strong base plus weak base। केस 7 weak acid 1 plus weak acid 2। केस 8 weak base 1 plus weak base 2। केस 9 strong acid plus strong base gives strong acid strong base type of salt plus water। Salt N1V1 N2V2। If N1V1 is equals to N2V2, केस 10 weak acid plus strong base gives weak acid strong base plus water। Salt N1V1 N2V2। If N1V1 is equals to N2V2, left with salt of weak acid strong base, left with
एसिडिक बफर। बना लिया सर, हमने तो अभी तक केस 1 भी नहीं लिखा है। अगर नहीं लिखा है छोड़ दो लिखना, रिजाइन कर दो आप। कुछ भी नहीं लिखना, ये हो चुका है और ये नेक्स्ट क्लास तक आपको याद भी हो जाना चाहिए, किसी भी कीमत पर याद होना चाहिए, भले कॉमन आ रहा हो या कुछ भी आ रहा हो, ये याद होना चाहिए आपको नेक्स्ट क्लास तक। इसका इंपॉर्टेंस अभी आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। देखो, सबके पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, हो सकता है कि किसी को मेरा मेथड बहुत आसान लगे, किसी को जो पढ़ाया गया है उनका मेथड आसान लगे। तो मैं तो बस ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जबरदस्ती मेरे को फॉलो करो, नहीं। मैं कह रहा हूं जो भी आपको समझ में आ रहा है, जिस भी मेथड से समझ में आ रहा है उसको फॉलो करो। अल्टीमेटली मतलब किससे है, मार्क्स आने चाहिए, फिर भले ही कैसे भी है, कोई भी आप मेथड अडॉप्ट करो, ठीक है। अब एक बार यहां पर इसको सुन लो, एक बार सुन लेना। अगर मैं इसको आयनिक इक्विलिब्रियम को इस तरीके से पढ़ूं तो मेरे को ऐसा फील क्या होता है कि चीजें आसान हो जाती हैं। क्यों आसान हो जाती हैं, समझना इसको। जैसे ही आप मॉड्यूल खोलोगे, या 11th का मॉड्यूल या 12th का मॉड्यूल या जैसे भी आपने पढ़ा होगा, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में दे रखा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, है ना। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ दे रखा है, वहां पर वीक एसिड वीक बेस की बात करी गई है। फिर उसके बाद अपन ने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपके दे रखा है। फिर कॉमन आयन इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट और ऑड आयन इफेक्ट आ जाता है। और उसके बाद क्या आ जाता है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आ जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या आ जाता है, एसिड बेस की मिक्सिंग आ जाती है, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है ना, ये थोड़ी सी मेरे को मतलब हो सकता है यार दूसरों के लिए बहुत मजेदार हो, उनको पढ़ाने में अच्छा लगता हो, पर मेरे को थोड़ी सी अजीब सी लगती है। मेरे को सीक्वेंस पता है बढ़िया कौन सी लगती है, मेरे को सीक्वेंस ये बढ़िया लगती है। सबसे पहले अपन ने पढ़ लिया वीक एसिड वीक बेस के बारे में, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। जो भी चीजें पढ़ते हैं यहाँ पर, कॉमन आयन इफेक्ट, ऑड आयन इफेक्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सारा यहीं पे पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा, वीक एसिड वीक बेस के बाद दिमाग में क्या आता है, सीक्वेंस। सीक्वेंस हो जो एक बार, फिर आता है स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग एसिड को पानी में डालो या स्ट्रॉन्ग बेस को पानी में डालो, इनकी मिक्सिंग नहीं कराई अभी, स्लैश लगा हुआ है। या तो वीक एसिड को पानी में डालो या वीक बेस को पानी में डालो, केस 1। केस 2 क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड को पानी में डालो या स्ट्रॉन्ग बेस को पानी में डालो, फिर पीएच निकालो, क्योंकि अल्टीमेटली इस चैप्टर में निकालना ही क्या है, पीएच निकालना है। फिर थर्ड केस क्या आ जाएगा कि अब अपन ने एसिड की एसिड के साथ मिक्सिंग करा दी, और एसिड भी कौन सा लिया है, स्ट्रॉन्ग। फिर केस 4 क्या हो जाएगा कि अपन ने स्ट्रॉन्ग बेस की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्या करा दी, मिक्सिंग करा दी, फिर पीएच निकालो।
ठीक है, फिर क्या पॉसिबिलिटी आ जाएगी कि अपन ने स्ट्रॉन्ग एसिड को किसके साथ मिला दिया, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिला दिया। तो यहां पर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो अमाउंट ए का ज्यादा रहा होगा, मतलब एसिड का ज्यादा रहा होगा, या अमाउंट बेस का ज्यादा रहा होगा। तो मैंने अगर इसके ग्राम इक्विवेलेंस को बोला N1V1 और इसके ग्राम इक्विवेलेंस को बोला N2V2, तो अगर N1V1 ग्रेटर देन N2V2 है, मतलब मैं कह सकता हूं जो रिजल्टेंट सोल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा। अगर N2V2 ग्रेटर देन N1V1 है, मतलब रिजल्टेंट सोल्यूशन जो होगा वो बेसिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की भी मिक्सिंग कर दी। फिर अगर अपन आगे आए तो फिर दिखाई देता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स करा वीक एसिड के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स करा वीक बेस के साथ। फिर पीएच निकालना है, कैसे निकलेगा वो देखेंगे अपन यहाँ पर। फिर अपन बात करते हैं अब वीक वीक की मिक्सिंग कराओ, वीक एसिड की मिक्सिंग कराई वीक एसिड के साथ, वीक बेस की मिक्सिंग कराई वीक बेस के साथ। तो मतलब यहां तक जितना भी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते थे एसिड और बेस के, वो सारे खत्म हो गए। मॉड्यूल में क्या दे रखा है, सबसे पहले ये दे रखा हूं। फिर आ जाते हैं सॉल्ट पर, 1 2 3 4। फिर मॉड्यूल में ये शुरू हो जाता है और फिर एंड में कहां पर आ जाता है, बफर पर आ जाता है। पर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं एसिड बेस के, वो सारे खत्म कर देंगे। फिर अपन बात करेंगे सॉल्ट की। अब सॉल्ट कैसे बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड की मिक्सिंग कराई स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, पर अभी अपन ने इनके ग्राम इक्विवेलेंस क्या लिए, सेम लिए हैं। यहां पर एक लिमिटेशन थी, लिमिटेशन क्या थी कि यहां पर सेम नहीं लेना है, किसी एक का ज्यादा होना चाहिए, या तो एसिड का या बेस का। तो रिजल्टेंट सोल्यूशन क्या बनेगा, एसिड और बेस। अगर यहां पर ग्राम इक्विवेलेंस अपन ने एसिड और बेस के बराबर ले लिए तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। ठीक है, अब सपोज करो मैंने वीक एसिड को मिलाया स्ट्रॉन्ग बेस के साथ और इनका अमाउंट बराबर रखा, इनके ग्राम इक्विवेलेंस बराबर रखे, तो फिर से क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। पर अब जो सॉल्ट होगा वो कौन सा होगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप का सॉल्ट होगा। If N1V1 is equals to N2V2, left with salt of weak acid, strong base. और अगर मैं केस 11 की बात करूं, अभी सिर्फ एक पार्ट ही डिस्कस करा है मैंने। ठीक है, अब अगर मैं केस 11 की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग एसिड की मैंने मिक्सिंग कराई वीक बेस के साथ, और यहां पर इनका अमाउंट क्या रखा, सेम रखा। तो सॉल्ट कौन सा बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, वीक एसिड की वीक बेस के साथ मिक्सिंग कराएंगे और दोनों का अमाउंट बराबर रखेंगे, वापस से सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट कौन सा बनेगा, वीक एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट बनेगा। ये बात समझ में आ गई। अभी तक यहां पर अपन क्या देख रहे थे कि इनका अमाउंट क्या रखा, बराबर। पर अगर मैं वीक का अमाउंट बढ़ा देता हूं, वीक का अमाउंट, वीक कौन है यहां पर, एसिड, मतलब N1V1 ज्यादा कर देता हूं, तो यहां पर केस बनता है बफर का, दैट इज एसिडिक बफर। अगर मैं यहां पर वीक के ग्राम इक्विवेलेंस बढ़ा देता हूं, तो यहां पर भी एक बफर का केस बनता है, दैट इज बेसिक बफर। क्यों, क्योंकि यहां पर वीक कौन है, बेस, और इसका मैंने अमाउंट बढ़ा दिया, मतलब इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स बढ़ा दिए। तो ये बेसिक बफर की कंडीशन होती है, ये एसिडिक बफर की कंडीशन होती है। सारे सॉल्ट खत्म करने के बाद वापस से अपन लौटेंगे केस 10 के सेकंड पार्ट पर और केस 11 के सेकंड पार्ट पर। ठीक है, और वो जो बफर बना हुआ है वो लग रहा होगा सॉल्ट, पर वो भी बफर है, सिंपल बफर। और ये क्या है, मिक्स्ड बफर। यहां तक सारी चीजें, मतलब बफर वफर तक तो सारा काम खत्म हो जाएगा इस चार्ट में। रह क्या जाएगा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। चैप्टर खत्म। बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर वो थोड़ा बहुत इंडिकेटर, छोटे छोटे टॉपिक्स रह जाएंगे, वो एक लेक्चर में सब साफ हो जाएगा। अब इसको बनाएंगे कैसे या करेंगे कैसे, मेरे को जो बढ़िया तरीका लगता है वो क्या है, सुनना। अपन क्या करेंगे, एक एक केस की स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, केस 1 की स्टडी करेंगे। ठीक है, केस 1 लेकर चलेंगे, इसमें ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ेंगे, सारे फॉर्मूले देख लेंगे। अब आप क्या करो, मतलब मेरा ये सजेशन है, फिर आप पे डिपेंड करता है, आपको जैसा भी सूटेबल लगे वैसे करना। ये थोड़ा सा चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, एक रफ चीज दिखाई दे रही होगी आपको, ये बनी हुई है यहाँ पर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये पढ़ के दिखाओ क्या लिखा हुआ है, मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, ये कुछ बना हुआ है ना। अब ध्यान से देखना, इसका केस 1 जब शुरू हुआ तो ये केस 1 लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, हाँ अगली स्लाइड ही मैंने चलाई है ना, या केस 1 लिखा हुआ है, पीएच कैलकुलेशन ऑफ वीक एसिड वीक बेस, है ना। अब मैं ये चाहता हूं
मतलब ये आप पे डिपेंड करता है, मैं बस सजेस्ट कर रहा हूं कि आप क्या करो, जब केस 1 लिखो, नए पेज पे लिखेंगे, केस 1 हेडिंग डालेंगे, तो क्या करना, केस 1 में या तो थोड़ी सी जगह छोड़ देना, जैसे यहाँ छुट्टी में ना थोड़ी सी जगह, ये जगह छोड़ देना, ठीक है। अपन पूरा केस 1 पढ़ लेंगे, और केस 1 में जो फॉर्मूले हैं, अल्टीमेटली फॉर्मूले से ही मतलब है। थ्योरी इसलिए पढ़ा रहा हूं कि अगर कोई बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो भी हो जाए। फॉर्मूले तो मैं याद करा लूंगा, और अगर मैं चाहूं तो अभी चुटकी में फॉर्मूला याद करा सकता हूं आपको केस 1 के। कल का लेक्चर भी बच जाएगा, पूरा लेक्चर बच जाएगा कल का। तो आप क्या करना, थोड़ी सी जगह छोड़ देना, केस 1 जैसे ही पूरा खत्म होगा ना, समरी लिख देना फॉर्मूले की, खत्म। बात समझ में आ रही है? अब जैसे कि ये केस 1 आया, यहाँ पर आ गया ओस्टवाल्ड, आ गया ओस्टवाल्ड की शक्ल भी दिखाई दे रही है, फिर यहाँ पर कुछ 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 इसने बातें करी थी, फिर यहाँ पर ये फॉर्मूले आ गया, वीक एसिड वीक बेस का फॉर्मूला डिराइव हो गया। उसके बाद कुछ जूजूज आ गए। फिर यहाँ पर ये कॉमन आयन इफेक्ट, ऑड आयन इफेक्ट आ गया, सब आ गया क्वेश्चन हो गए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, वापस आ गए यहाँ पर। अब ये क्या हो गया, केस 1 खत्म हो गया यहाँ पर। अब आप देखो ये कुछ भरा भरा सा लग रहा होगा, ये सारे फॉर्मूले हैं केस 1 के। अब जब केस 2 शुरू करेंगे, तो केस 2 ही आ गया वापस, खाली पन्ना, इसको भरना है। तो इससे क्या होगा कि सबसे बड़ी दिक्कत पता है आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या आती है, ये मैंने ऑब्जर्व करा है कुछ सालों में, कि आयनिक इक्विलिब्रियम में मैं अगर पूरा पढ़ा दूं और आपसे फॉर्मूला पूछ लूं, तो फॉर्मूला तो 90% बच्चों को आता है, पर ये नहीं पता रहता है कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है और कहां लगाना है। कोई भी क्वेश्चन लेकर आता है ना, मैं बोलता हूँ ये फॉर्मूला याद है, हाँ सर ये फॉर्मूला याद है, तो बस वही तो लगाना था। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में सिर्फ दो ही चीज करनी होती है आपको, एक तो क्या करना है, यहाँ पर केस पहचानना है। आपके सामने सारे केस है, और हर एक केस का फॉर्मूला आपको पता है। आपको बस करना क्या है, क्वेश्चन रीड करके बस ये पहचानना है कि वीक एसिड का क्वेश्चन है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड का क्वेश्चन है, या सॉल्ट का क्वेश्चन है, या बफर का क्वेश्चन है। फॉर्मूले तो फिर आपको याद ही है। ये बात समझ में आ रही है? बस इतना सा सिंपल सा काम करना है, और पूरी आयनिक बिल्कुल मजेदार हो जाएगी। क्लियर है बात सभी को? सबसे पहले पढ़ेंगे केस 1। ये कल तक पूरा चार्ट आपके दिमाग में छपा रहना चाहिए। हेडिंग लिखेंगे केस 1। या तो आप एक काम करो, केस 1 तो अभी पूरा लिख लो, और केस 1 जब खत्म हो जाए तो वहां पर समरी लिख देना, ऐसा कर लेना, या आगे पहले छोड़ दो, और उससे ये नहीं पता पड़ेगा कि कितना स्पेस छोड़ना है ना, तो एंड में छोड़ देना, ठीक है। फिर आप जैसा भी आपको सूटेबल लगे, कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ वीक एसिड और वीक बेस, ये अपन पढ़ रहे हैं केस 1 में। अब इसका पीएच निकालने से पहले अपन को ओस्टवाल्ड का डाइल्यूशन लॉ पढ़ना पड़ेगा, ओस्टवाल्ड का कानून पढ़ना पड़ेगा अपन को। ओके, पढ़ लेंगे ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। मुझे एक बात बताओ, ये कहीं नाम जाना पहचाना सा लग रहा है, और इनका अगर मैं पूरा नाम बोलूं तो ऐसा लगेगा अरे यार ये तो हमारे साथी ही थे, विलहेल्म ओस्टवाल्ड। है ना, कहीं पढ़ा था ये केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ा था, और कहीं और भी पढ़ा था। और केमिकल काइनेटिक्स में अपन ने पढ़ी थी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, विलहेल्म, विलहेल्म था या विलहेल्मी था? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो फिर सोल्यूशन में कुछ पढ़ा था विलहेल्म के नाम से? सर सोल्यूशन में तो वेंटॉप पढ़ा था, विलहेल्म कहां से? हाँ, उसका बेस्ट जो था ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ, यहां पर पहला पॉइंट लिखेंगे। इसलिए मैंने आपको बताया था कि नाम बहुत काम के हैं, है ना। एक विलहेल्मी होता है और एक विलहेल्म होता है। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज applicable only for weak electrolytes. Oswald dilution law is applicable only for weak electrolytes. Oswald dilution law is applicable only for
इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इसका स्टेटमेंट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ, according to Ostwald dilution law, when a solution of weak electrolyte is diluted, when a solution of weak electrolyte is diluted, then degree of dissociation of weak electrolyte is increased. Then degree of dissociation of weak electrolyte is increased. Then degree of dissociation of weak electrolyte is increased. Then degree of dissociation of weak electrolyte is increased. ठीक है, अब एक चीज देखो यहां पर, मैं सिर्फ एक का ही डेरिवेशन करूंगा, सिर्फ एक का, ठीक है, उस डेरिवेशन मतलब सेम डेरिवेशन ही होंगे हर चीज के। अब मैं यहां पर जो डेरिवेशन कर रहा हूं वो कर रहा हूं मैं फॉर बेसिक वीक एसिड HA। 2 मिनट पहले बेल बजा दी, चलो ठीक है कोई बात नहीं। फॉर मोनो बेसिक वीक एसिड सिर्फ इसका डेरिवेशन करूंगा, सुनना ध्यान से। अब डाई बेसिक आ गया तो डेरिवेशन सेम ही रहेगा, है ना। अब अगर यहां पर मोनो एसिडिक वीक बेस आ गया तब भी डेरिवेशन सेम ही रहेगा, बस H+ की जगह क्या दिखाई देने लग जाएगा, OH- दिखाई देने लग जाएगा, फॉर्मूले सभी सेम रहेंगे। बस मैं सिर्फ एक का डेरिवेशन करूंगा और उसी से सारी चीजें आपको समझा दूंगा, पूरी कंप्लीट थ्योरी उसी से समझ लेंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फिर इसको। होमवर्क मेरे को आपको देना है, होमवर्क लिखिए आप। इलस्ट्रेशन नंबर 1278, 1278 है ना। BB1 क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 10, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 10। एक्सरसाइज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 11, 21 to 28, 1 to 11, 21 to 28, 21 to 28। एक्सरसाइज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 and 53, 3 and 53। ये मैंने कल पढ़ा था, मुझे बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लगा था। जिंदगी में ध्यान रखना, ये बहुत बढ़िया चीज है ये। थैंक यू।